Hello everyone, welcome back for the video number 2 of unit number 2. Yes, we have to start from here. We have completed till this slide. Now we are continuing with the next slide. Yes, who decide the price of an issue? जब भी पब्लिक इशू आता है, जब भी आईपीओ आता है, तो उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. नॉर्मली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि सर जब भी ये इशू आता है तो कौन डिसाइड करता है कि इसका प्राइस कितना होगा? 50 रुपीज का शेयर होगा, 100 रुपीज का शेयर होगा, कौन डिसाइड कर रहा है प्राइस? ओके, सी इंडियन प्राइमरी मार्केट सेटअप इन द एरा ऑफ फ्री प्राइसिंग इन 1992. Following this, the guidelines has been provided that the issuer, in consultation with merchant banker, decided the price. देखो इशुअर कौन है? कंपनी. कंपनी कंसल्टेट ले यहाँ पे कंसल्ट कर रही है किससे? मर्चेंट बैंकर से. एंड डिसाइड कौन कर रहा है? कंपनी डिसाइड कर रही है, लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर. देखो मर्चेंट बैंकर जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है इशुअर की कि कैसे हम प्राइस डिसाइड करेंगे. आई नो मर्चेंट बैंकर कौन होता है, इसको लेके कंफ्यूजन है, पहले वो क्लियर करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर से. सी मर्चेंट बैंकर is a person who provide assistance for the subscription of securities. जो subscription of securities होता है उसके लिए merchant banker वो person है जो हमेशा assistance provide करेगा. यहाँ पे issuer जो कंपनी है वो क्या करेगी? वो अपॉइंट करेगी. वो अपॉइंट करेगी, किसे अपॉइंट करेगी? वो अपॉइंट करेगी स्पेसिफिकली मर्चेंट बैंकर को. ठीक है, अब मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी किस चीज के लिए? ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, कंपनी की हेल्प कर सके फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी. नाउ द मर्चेंट बैंकर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल and carry a lot of responsibilities like private placement of securities, managing public issue of securities, stock broking, international financial advisory services. ये सब responsibilities यहाँ पे हमारा मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है, बेनिफिट देता है ये चीजों का. किसको? हमारी कंपनी को. ओके, these are India's top merchant bankers: ICICI Security Limited, Axis Capital Limited, Kotak Mahindra Capital Company Limited. ये कुछ स्पेसिफिक हम यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स के नाम रख रहे हैं. दीज आर जस्ट एन एग्जांपल्स. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. देयर इज नो प्राइस फॉर्मूला स्टिपुलेटेड बाय सेबी. ऐसा कोई प्राइस फॉर्मूला नहीं है कि किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया है. ठीक है, सेबी डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्राइस फिक्सेशन. प्राइस को जो फिक्स करना होता है उसमें सेबी का कोई रोल नहीं है. सेबी किसी भी तरीके से कोई मेथड नहीं बताता और ना ही सेबी इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है. ओके, the company and the merchant banker are, however, required to give full disclosure of the parameters which they have considered while deciding the issue price. क्या बोल रहा है? सेबी कह रहा है देखो मैं इंटरफेयर तो नहीं करूंगा कि प्राइस कैसे फिक्स करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग मिलकर डिसाइड करो. कौन कौन? कंपनी और मर्चेंट बैंकर. लेकिन जो भी पैरामीटर्स आप चूज कर रहे हो, किस बेसिस पे प्राइस को फिक्स कर रहे हो, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेबी के सामने कि सर हमने इन पैरामीटर्स को यूज किया है, इसके बेसिस पे हमारी ये प्राइस बनती है. ठीक है, आप ऐसे ही कुछ भी प्राइस नहीं पुट कर सकते. ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स यूज किए गए होंगे, इसीलिए स्पेसिफिकली मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट होते हैं ताकि वो पैरामीटर्स को यूज कर पाए. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू. वन वेयर द कंपनी एंड द लीड मर्चेंट बैंकर्स फिक्स अ प्राइस, दैट इज कॉल्ड फिक्स प्राइस. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो हम कई बार देखते हैं कंपनी का आईपीओ आया, उसकी प्राइस आई कि सर इशू प्राइस कंपनी ने कुछ इस तरीके से रखी है 100 रुपीज पर शेयर. ठीक है, अब कंपनी ने रखी 100 रुपीज पर शेयर, तो अब आपको अगर शेयर चाहिए तो आप क्या करोगे? सर आप अप्लाई करोगे, है ना. आपने अप्लाई किया शेयर के लिए, ठीक है, तो आपको पर शेयर 100 रुपीज यहाँ पे देना पड़ेगा. ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई इन लॉट. ठीक है, लॉट के अंदर अप्लाई करने में एक शेयर 100 रुपए का आपको मिलेगा. ठीक है, अगर अलॉट हुआ तो ऑब्वियसली, बट शेयर की प्राइस रखी गई 100. शेयर प्राइस इज फिक्स. नाउ एन अदर वेयर द कंपनी एंड द लीड मैनेजर stipulate a floor price and a price band and leave it to the market force to determine the final price, that is price discovery through the book building process. समझते हैं इसको क्या चीज है. एक एग्जांपल हमने यहाँ सेट किया है. मान लो कि कंपनी ने कहा इशू प्राइस है 110 to 115. ये 110 जो है ये हमारा यहाँ पे कहलाता है फ्लोर प्राइस. ठीक है, ये लिखा हुआ भी है हमारा. एंड 115 जो है ये है हमारा कट ऑफ प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्राइसेस डिसाइड किए हैं. जो हाईएस्ट प्राइस है वो कट ऑफ प्राइस है
मिनिमम प्राइस जो रखा गया फ्लोर प्राइस है, और ये जो डिफरेंस बना है दिस इज कॉल्ड प्राइस बैंड। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, कह रहा है कि यहाँ हम मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देते हैं कि सर बताओ प्राइस इस बीच में क्या रखना है, 110 से लेके और 115 के बीच में आप बिड कर सकते हो। सर 111 पे कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, 113 पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्राइस पे आपको ठीक लगता है आप वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे शेयर्स के अंदर 110 टू 115, अब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी कि प्राइस क्या यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कि इस तरीके से भी आप चाहो तो शेयर प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ओके, नाउ nowadays all issues are normally done to the book build route। normally सारे के सारे इस तरीके से चलते हैं जिस तरीके से प्रोसेस दिया गया है। okay, however the fixed price route has been kept open to allow small and medium enterprise to offer shares on the SME platform to the exchange। देखो SMEs की हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है ये क्या काम करती है, ये स्पेसिफिक छोटी कंपनीज में आते हैं ये लोग। ठीक है, ये छोटी कंपनीज जब अपने आईपीओ निकालती है ना, ये कम पैसे के लिए निकालती है, इनको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते जितने अदर कंपनी के हैं, 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, नहीं ऐसा नहीं है। ये 25 करोड़, 30 करोड़ छोटे अमाउंट के लिए आते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो छोटे की बात करेंगे। नॉर्मली इनके प्राइसेस के अंदर अपने को फिक्स वाला मेथड देखने को मिलता है जो अपन यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके में हम यहाँ बुक बिल्डिंग वाले प्रोसेस को नहीं देखते, बिल्कुल मिल सकता है, बट नॉर्मली इनके अंदर जो है प्राइस को फिक्स रखा जाता है। हालांकि इनका लॉट साइज बड़ा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नॉर्मली इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, 1,10,000, 5,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शेयर प्राइस कितना रखा है उसके अकॉर्डिंगली लॉट साइज डिसाइड होता है। ओके, सी नाउ व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये है क्या? ठीक है, कहता है बुक बिल्डिंग इज द बेसिकली अ प्रोसेस यूज्ड इन आईपीओ फॉर द एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। जो हम ये सब कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम एफिशिएंटली प्राइस डिस्कवर कर पाए। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर व्हिच आईपीओ इज ओपन bids are collected from investors at various price। various price कैसे, 110 to 115 we have done this example। सर कुछ भी हो सकते हैं प्राइस। ठीक है, various prices पे which are above और इक्वल टू द फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस था हमारा ये 110, अब या तो ये प्राइस होगा या फिर इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। ओके, दिस प्रोसेस शुड रिमेन ओपन फॉर मिनिमम 3 डेज। मिनिमम 3 डेज, 3 डेज भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्किंग की बात कर रहे हैं, मिनिमम 3 वर्किंग डेज के लिए हमारे जो है ये ओपन रहेगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज ASBA? ASBA क्या है? ASBA मींस एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, कहते हैं ASB is an application containing an authorization to block an application money in the bank account। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे एज एन इन्वेस्टर, जब आपको पैसा अप्लाई करना है किसी पब्लिक इशू के लिए, ठीक है, आईपीओ के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली आपको एक एडवांस अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एडवांस में जब आप अप्लाई करने के लिए अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस बीच में आ जाता है, दैट इज ASBA। ये प्रोसेस क्या करता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारा ये आईपीओ ऑब्वियसली किसी कंपनी का होगा, हम इस कंपनी को डायरेक्ट पैसा देने के बजाय एडवांस में हम अपने बैंक को ऑथोराइज करते हैं कि सर आप हमारा अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, और अगर कंपनी हमें अलॉट करती है शेयर तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक अमाउंट जो है ये आप कंपनी को दे देना। लेकिन अगर कंपनी हमें शेयर अलॉट नहीं करती है तो हमारा जो ये ब्लॉक अमाउंट है ये वापस से हमारे अकाउंट में अनब्लॉक कर देना। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। ओके, नाउ if investor is applying through ASBA, his application money shall be debited from the bank account only if his or her application is selected for allotment after the basis of allotment is finalized। पैसा तभी कटेगा जब एक्चुअली में आपको वो शेयर्स अलॉट हुए हैं, अदरवाइज नहीं कटेगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASBA एंड यूपीआई आईपीओ? देखो दो चीजें हैं, एक है ना नेट बैंकिंग, अगर आप बैंक की यूज करके अप्लाई कर रहे हो आईपीओ के लिए तो वो तो ASBA में आएगा। और अगर आप ब्रोकर की वेबसाइट को यूज करके, ब्रोकर की ऐप को यूज करके
अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो चलता है यूपीआई के थ्रू। एक यूपीआई मैंडेट करके भी इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यूपीआई मैंडेट चलता है इसके अंदर। ASBA and UPI are two methods to apply for IPO. In ASBA facility, IPO application can be made through bank's net banking portal, whereas the UPI method allow users to apply through your broker. अब ब्रोकर कौन हो सकता है सर? ब्रोकर आप जानते हो कौन होता है? जैसे हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में ग्रो आता है, जरोदा आता है, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर, बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी भी ब्रोकर जो भी यहाँ जहां भी आपका डीमैट अकाउंट है, ठीक है, उसके थ्रू अप्लाई करोगे तो यूपीआई मेथड यूज होगा, और एएसबीआई के थ्रू यूज करोगे तो वहां नेट बैंकिंग के लिए अपने को जाना पड़ेगा, बैंक की नेट बैंकिंग यूज होगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार का क्या रोल है व्हेन इशू? Registrar finalize the list of eligible allottees after deleting the invalid application. देखो क्या कह रहा है जो रजिस्ट्रार है। पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं सर रजिस्ट्रार इंडिया में है कौन और ये क्या काम करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पर रजिस्ट्रार की अगर मैं बात करूं तो ये एक लिस्ट है, ठीक है। हालांकि और भी रजिस्ट्रार्स हैं पर मेजरली आपको ये रजिस्ट्रार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट में इनका नॉर्मली काम क्या होता है उसको समझने की छोटी सी कोशिश करते हैं, सिंपल सोबर तरीके से कोशिश करते हैं कि सर एज एन इन्वेस्टर अगर मैंने किसी आईपीओ में अप्लाई किया, अगर मैंने आईपीओ में अप्लाई किया तो उस कंडीशन के अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि सर ये आईपीओ मुझे अलॉट हुआ या नहीं हुआ है। तो इसके लिए नॉर्मली हम चेक करते हैं अलॉटमेंट स्टेटस, है ना। अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक होगा सर? अलॉटमेंट स्टेटस जैसे ही आप सर्च करना चाहोगे किसी कंपनी का तो वो आपको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट्स पे ले जाए, ठीक है। जिस भी रजिस्ट्रार ने ये काम किया होगा, ठीक है, उसके पास में ये कहीं ना कहीं अलॉटमेंट स्टेटस मिलेगा, ठीक है। एक दिन दो दिन बाद जब भी वो अलॉटमेंट होने वाला है आपको इनकी वेबसाइट से डिटेल मिल सकती है कि सर एक्चुअली में आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ। ऑब्वियसली एनएससी बीएससी की खुद की वेबसाइट्स भी हैं, बट आप देखेंगे कि ये वो रजिस्ट्रार हैं जिनके पास ये डिटेल नॉर्मली फर्स्ट प्रायोरिटी पे अवेलेबल होगी। ओके, अच्छा, फिर से रीड करते हैं। रजिस्ट्रार फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ एलिजिबल अलॉटीज आफ्टर डिलीटिंग द इनवैलिड एप्लीकेशन। देखो सबको तो शेयर मिलेगा नहीं, कुछ इनवैलिड एप्लीकेशंस भी होंगी, ठीक है। तो उन लोगों को शेयर्स नहीं मिलेगा, उन लोगों को पैसा वापस दे दिया जाएगा या रिफंड कर दिया जाएगा, या हम जैसे कह सकते हैं अनब्लॉक करवा दिया जाएगा उनके अमाउंट को बैंक्स के थ्रू, ठीक है। एंड इंश्योर दैट द कॉर्पोरेट एक्शन, अब ये कॉर्पोरेट एक्शन एक नया वर्ड आ गया, इसका क्या मतलब है? तो ये देखो, कॉर्पोरेट एक्शन इन्वॉल्व either changing a company's name, merger, acquisition, bonus issue, or issuing dividend. कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, ब्रांड हो रहा है, मर्जर आ रहा है, एक्विजिशन, बोनस इशू, कुछ भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये सब कॉर्पोरेट एक्शन का पार्ट आता है। इवन कंपनीज जब अपने शेयर इशू कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है, तो वहां का जो डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर जा रहे हैं वो भी कॉर्पोरेट एक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। इंश्योर दैट द कॉर्पोरेट एक्शन फॉर क्रेडिटिंग ऑफ शेयर्स टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट इज डन एंड डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर टू दोज एप्लीकेंट आर सेंड। जिनको देना है उनको रिफंड ऑर्डर दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, द लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट विद द रजिस्ट्रार। जो लीड मैनेजर है, कौन सा लीड मैनेजर? जो मर्चेंट बैंकर के अंदर जो लीड मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ में? विद द रजिस्ट्रार। इंश्योर फॉलो अप सो दैट द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कलेक्टिंग बैंक ब्रांच। देखो जिनको शेयर मिलने वाला है, अगर मुझे अलॉटमेंट हुआ है तो उस कंडीशन में जो कंपनी है उस कंपनी के पास मेरा वो पैसा जाएगा बैंक के थ्रू, तो ये भी तो प्रोसेस चेक करना पड़ेगा कि सच में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो लीड मैनेजर या रजिस्ट्रार के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेगा कि सर ये बैंक ब्रांचेस जिनसे पैसा मंगाना है उनसे मंगवाइए, हम उनको शेयर अलॉट कर रहे हैं। प्रोसेसिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, अदर मैटर्स टिल द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड, dispatch security certificates, refunds orders completed and security listed। सारा प्रोसेस के अंदर लीड मैनेजर रजिस्ट्रार के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और प्रोसीजर को फाइनलाइज कराएगा। ओके, now does NSE provide any facility for IPO? NSE किसी तरीके से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्या आईपीओ के लिए? तो उस बारे में बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NSE decided to offer this infrastructure for conducting online IPO through book building process। NSE ने ही डिसाइड किया था कि ये ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए,
ठीक है। अदरवाइज आईपीओ पहले ऑफलाइन चलते थे, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती थी, अब नहीं है ऐसा, पूरा ऑनलाइन है। किसने किया ऐसे? एनईसी ने किया। एनईसी ऑपरेट अ फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम कॉल्ड नीट आईपीओ। नीट मींस नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग that enable trading members to enter bids directly from their offices through a sophisticated network telecommunication network। देखो, ये बोल रहा है कि आप अपने घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको स्पेसिफिकली जाके सबमिट करना पड़ता था एप्लीकेशंस को, अब वो प्रोसेस पूरी तरीके से हो गया खत्म। आप घर बैठो ऑनलाइन, इवन देखो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इवन मोबाइल ऐप पे तो अब आया, मोबाइल ऐप से पहले भी इसे कंप्यूटर के थ्रू बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते थे। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कंपनीज फ्लोट पब्लिक इशू। ऑब्वियसली आप रेगुलरली बेसिस पे देखोगे बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं, ठीक है, नए नए आईपीओ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पब्लिक इशू है, ठीक है। नाउ व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ दीज कंपनीज आर जेन्युइन, सिंपल चीज है सर, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं तो कोई फ्रॉड तो नहीं हो सकते, मैक्सिममली जेन्युइन है ऑब्वियसली। अ फ्यू मे want to exploit the investor, हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए नुकसान कर सकती है। Therefore, it is very important that the investor, before applying for any issue, identify future potential of a company। ऑब्वियसली इन्वेस्टर को पहले ये चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या उसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, ये मुझे कमा के देगी कि नहीं देगी। पता चले कि मैंने पैसा लगा दिया, बाद में मेरा पैसा डूब गया, नुकसान हो गया मुझे, ठीक है, तो वो चेक करना चाहेगा। चेक करने के लिए उसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द गाइडलाइन इशू बाय सेबी इज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। उस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है हमारा मनी इन्वेस्ट करने से पहले। This disclosure include information like the reason for raising the money। सर इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पैसा आप जो हमसे ले रहे हो क्यों ले रहे हो, क्या करोगे इस पैसे का, कहाँ लेके जाओगे इस पैसे को, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीज सोचिए कहाँ करोगे सर। मैं हो सकता है वर्किंग कैपिटल में लेकर आऊँ उस पैसे को, ठीक है। हो सकता है कि मुझे एक न्यू प्लांट स्टैब्लिश करना हो, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो रीजन बताओ जरा हमें कि क्या है, ठीक है। द वे मनी इज प्रपोज्ड टू बी स्पेंड, किस तरीके से इस पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, पूरा प्रपोजल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द मनी, क्या मनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पैसे को लगाकर, ठीक है। क्योंकि आपकी रिटर्न, कंपनी की रिटर्न के बेसिस पे ही तो शेयर होल्डर्स की रिटर्न डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर्स में आपको देनी पड़ती है। एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली, एक्चुअल नहीं है, पर एक्सपेक्टेड भी आपको फिगर तो देना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस which also include information regarding the size of the issue। क्या बोल रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी, ये प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है सर? साइज ऑफ इशू, 1000 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, कितने का इशू है, क्या साइज है पब्लिक इशू का। द करंट स्टेटस ऑफ अ कंपनी, कंपनी की करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। उसकी इक्विटी कैपिटल कितनी है, उसकी करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, प्रमोटर्स कौन है उसके, द प्रोजेक्ट, कंपनी के पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट्स में क्या कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है। मींस ऑफ फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी। दिस हेल्प इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। जब ये सब चीजें आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएंगी तो आप उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आपको हो सकता है लगे कि सर ये कंपनी शॉर्ट टर्म में तो शायद कुछ ना करता लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी लंबी जाएगी, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है सर इनके जो टेक्निक्स दिख रही है शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कर सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपको लगे सर ये कंपनी तो फर्स्ट डे से ही स्पीड से भागने वाली है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।